Welcome बच्चों. So today we are going to start our concept of wave optics and here we will start with the introduction of the unit. तो देखते हैं क्या क्या है इसमें यहाँ पर हमारे पास. So the topics which we have to study here, we will revise the concept of electromagnetic waves slightly because it is based on the same concept. After that we have wave front, concept of wave front हम लोग discuss करेंगे यहाँ पर. Then Huygens principle, reflection of light based on Huygens principle. Refraction of light principle will also be proved on the concept of Huygens principle. Behavior of wavefront in a mirror, lens and prism. Then coherent sources, and very important is concept of interference we will discuss here. So let's start this. First of all, the concept of electromagnetic waves हमने 5th unit में भी पढ़ा था. Electromagnetic waves means disturbances in the form of electricity and magnetic field. So basically electromagnetic wave, we define this as, suppose this is the direction in which we have, this is the direction of wave propagation which we have taken along x axis. y axis के along हम लोग एक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और z axis के अबाउट दूसरे फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो अगर हम इस तरीके से शो करते हैं जिसमें रेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग, रेड कर्व इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड and this violet line is representing magnetic field, the combination of the two produces disturbance along the x-axis. This is E naught, amplitude of electric field. Then ये हम मानकर चल रहे हैं magnitude of magnetic field B naught, और ये जो ओवरऑल डिस्टर्बेंस डेवलप हुआ है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है. वेरिएशंस इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड occur simultaneously, therefore they attain their maxima and minima at same place, or we can say at same time. Then next is the direction of electric and magnetic fields are mutually perpendicular to each other, जैसा हम देख रहे हैं फिगर में, and they are perpendicular to direction of wave propagation also. The speed of electromagnetic wave depends entirely on electric and magnetic properties of the medium in which the wave travels and not on the amplitude of their variations. तो वेव इज प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद स्पीड c, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/√of म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और हम इसको E नॉट अपॉन बी नॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो फॉर डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोर सिग्निफिकेंस इज गिवन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि लाइट वेक्टर का रीजन बनता है. सो फॉर डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, we will give the importance to electric field because electric field is called light vector here. So if you want to write anything regarding this, you can note it down by pausing the video. Then we will move further. Now the concept of wave optics will be introduced from here. Wave front. इससे पहले हमें समझना होगा वेवलेट के बारे में. वेवलेट यहाँ पर ये बताया जा रहा है, अ वेवलेट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. जब भी लाइट कहीं पर प्रोपेगेट करती है तो जिस पॉइंट पर भी डिस्टर्बेंस मिलता है हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्बेंस की फॉर्म में, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं वेवलेट. अब ऐसे बहुत सारे वेवलेट्स होंगे जहाँ पर लाइट प्रोपेगेट कर रही है किसी मीडियम में, तो ऐसे बहुत सारे वेवलेट्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो डिस्टर्बेंसेस बना रहे हैं, लेकिन उन सभी पार्टिकल्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनका जो फेज़ है वो सेम रहना चाहिए. अगर फेज़ सेम है तो उस सिचुएशन में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. फेज सेम होगा तो हम कंसिडर करेंगे एज अ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट मीन्स इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, कलेक्शन और वी कैन से ग्रुप ऑफ द पॉइंट्स और वेवलेट्स विच हैव सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, जिनका वाइब्रेशन का फेज सेम होगा, यानी कि फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो जीरो आएगा. अ लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इज कॉल्ड अ रे. बेसिकली यहाँ पर हम उसको वेव की फॉर्म में कंसिडर करते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर ये एक पॉइंट सोर्स है हमारे पास, ये ग्रीन कलर से जो दिखाया है दिस इज ए पॉइंट सोर्स, और इससे वेव्स चारों तरफ फैलती हैं. जैसा कि फिगर में हम देखेंगे ये वेव्स चारों तरफ फैल रही है. ये रेड लाइन रे कह लो या वेव कह सकते हैं इसको, और ये जो सर्कुलर फॉर्म में हमने डॉटेड लाइन में दिखाया है पिंक डॉट्स, ये हमारे वो सारे पॉइंट्स हैं जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं. जैसे कि अगर हम ये फर्स्ट सर्कल की बात करें तो इसमें जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब एक ही साथ वाइब्रेट कर रहे हैं. इनका जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम है, फेज डिफरेंस इनका डिफरेंट होगा. तो इनके अलॉन्ग जो हम कलेक्शन बनाएंगे दैट विल बी द वेव फ्रंट. ये जो
हमने ब्लू लाइन से दिखाया है यहाँ पर। दिस इज द वेव फ्रंट। यहाँ पर ये शेप स्फेरिकल होगी, आप इसे सर्कुलर ना कंसीडर करें, ये बाहर की तरफ भी निकलेगा, अंदर की तरफ भी जाएगा, चारों तरफ होगा, तो ये स्फेरिकल फॉर्म का वेव फ्रंट बनता है। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। इन शॉर्ट वी कैन कॉल दिस एज SWF, स्फेरिकल वेव फ्रंट। देन अगर हमारे पास एक लीनियर सोर्स है, पॉइंट सोर्स ना होकर लीनियर सोर्स है, तो लीनियर सोर्स की लाइट का स्प्रेडिंग किस तरह से है, वो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ जो शेप हमें मिलेगी, लीनियर सोर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं तो सिलेंड्रिकल शेप मिल रही है, इसलिए जो वेव फ्रंट यहाँ पर है, ये डॉटेड पॉइंट्स सारे के सारे हमारे वेवलेट्स हैं, इन्हीं को कलेक्ट कर लिया, लोकस बना दिया, तो ये वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो गया, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, CWF इसको हम नाम दे सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आता है, अगर प्लेन पैरेलल वेव्स जा रही हैं तो यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट होगा। यहाँ अगर आप ये ब्लू कलर के प्लेन सरफेस में देख रहे हैं, PWF कहते हैं हम इसको, यहाँ पर जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं, दे आर इन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, सो प्लेन वेव फ्रंट विल बी फॉर्म्ड हेयर। तो पिंक डॉट्स हमें वेवलेट्स बता रहा है इस फिगर में। ब्लू एनवेलप जो बना है, एनवेलप मीन्स कलेक्टिव सरफेस जो बनी है, उसको हम यहाँ पर एनवेलप की नाम से भी जानते हैं। और रेड लाइन हमारी रे, या फिर आप चाहो तो इसको वेव भी कह सकते हो, ये वेव को इंडिकेट कर रही है। बेसिकली हम वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेनली हम इसे वेव की फॉर्म में ही देखेंगे। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, फिर आगे बढ़ेंगे। हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, उसके बेसिस पर हाइगन ने एक प्रिंसिपल दिया था, जिसमें कहा था सपोज अगर आपके पास एक सोर्स है, इससे हमारी वेव्स जनरेट होंगी, हमारा प्राइमरी सोर्स है, तो जो वेव ये जनरेट करेगा प्राइमरी वेव, वो आगे फर्दर मीडियम में प्रेजेंट पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है। तो जो पार्टिकल्स फर्दर डिस्टर्ब होंगे, उनसे फ्रेश वेव्स जनरेट होती हैं, क्योंकि वो बिहेव करते हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स। तो ये वेव जो स्टार्ट हुई हैं, इनको हम प्राइमरी वेव कह रहे हैं। इन्होंने आगे जाके यहाँ जो मीडियम थे, उन मीडियम पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया, मीडियम पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए तो उन्होंने आगे फर्दर वेव को एक्सचेंज किया है। तो जो यहाँ हम ये लाइन बना रहे हैं, कर्व बना है, ये हमारा सभी पॉइंट्स का लोकस है। तो ये जो डॉट्स दिखाए गए हैं, दीज आर वेवलेट्स, और इसको कलेक्टिवली हमने जो कर्व की फॉर्म में दिखाया है, दिस इज आर स्फेरिकल वेव फ्रंट। और इन्हीं वेव फ्रंट पर अगर हम ये अज्यूम करें कि एक कॉमन डायमीटर का स्फेयर बनाया जाए, तो इन स्फेयर के ऊपर टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करके हमें मिल जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन का नया वेव फ्रंट। तो जो ये बना है आगे सॉलिड डार्क ब्लू कलर में, ये है न्यू वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और वी कैन कॉल दिस एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। जो पहले बना था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो प्राइमरी है, ये वाला पहला वाला प्राइमरी रहेगा, उसके आगे वाला सेकेंडरी, फिर नेक्स्ट वाले के लिए प्राइमरी की तरह बिहेव करेगा, तो उससे आगे वाला सेकेंडरी, एंड सो ऑन पैटर्न पर ही आगे फॉरवर्ड होगा। वेव अगर पॉइंट सोर्स की फॉर्म में है तो इस तरीके से, अगर दूर जाकर प्लेन वेव फ्रंट बनता है तो उसमें भी मिलेगा। ये सारे के सारे डॉट्स हमारे मीडियम पार्टिकल्स के वेवलेट्स की पोजीशन को इंडिकेट कर रही हैं। कलेक्टिवली ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है। कॉमन डायमीटर के सर्कल्स हमने या स्फेयर्स हमने बनाए हैं, और उस पर टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो नेक्स्ट इज अगेन न्यू वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट, इस बार ये प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में आया है। तो यहाँ पर हमारे जो कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल से बनता है, वो क्या है? पहला पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, हर एक पार्टिकल जो गिवन वेव फ्रंट पर होगा, ये वाला लाइट ब्लू कलर से जो दिखाया गया है, एक्ट्स एज फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस और फ्रेश सोर्स ऑफ वेव्स फ्रॉम विच सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेट्स, और उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो आगे बोला गया है द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर, बाद में आगे जाकर जो बना है, और इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम। ये हमने ये माना है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम सपोज t है, स्पीड अगर v है तो v इंटू टी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, और यहाँ पर इसी को रेडियस मानकर हमने स्फेयर ड्रॉ किया। ऐसा हर जगह किया है, हर एक वेव फ्रंट के लिए उस पर कॉमन टेंजेंट बनाया है, उसके लिए कहा गया है द फॉरवर्ड एनवेलप। तो ये फॉरवर्ड एनवेलप होगा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेवलप हुआ है या हमने ड्रॉ किया है, एंड दिस विल गिव द पोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और वी कैन से सेकेंडरी वेव फ्रंट।
तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज़रूर आता है कि हम हमेशा इसमें जो बात करेंगे फॉरवर्ड वेव फ्रंट की बात करेंगे, बैकवर्ड वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं कंसीडर किया जाता। यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो ये इस तरफ जाएगा पीछे की तरफ, ये भी सब फॉरवर्ड में ही काउंट होंगे। इस तरफ अगर होगा तो वो भी फॉरवर्ड में ही काउंट होगा इस पॉइंट से, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी काउंट नहीं किया जाता। तो क्यों नहीं किया जाता, उसका क्या रीज़न है? उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास। जो एम्पलीट्यूड होता है सेकेंडरी वेव्स का या वेवलेट्स का, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू हाफ ऑफ 1 + cos थीटा। अब अगर इसमें आप देखेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए पीछे की तरफ आगे हमारा वेव की डायरेक्शन है, वेव फ्रंट आगे आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में लिया तो वेव फ्रंट के साथ इसका एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। cos 180 लेंगे तो 1 - 1 से बन जाता है 0, इसलिए उसका एम्पलीट्यूड कंसिडर होता ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा एडिशनल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, फिर भी आप चाहें तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन सरफेस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन सरफेस, इसका कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखे हैं, बट ये हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने माना है हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है XY, इसके ऊपर हमने 3 वेव डाली हैं जो कि वेव फ्रंट बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी बाद में। तो यहाँ से तीनों वेव्स आपस में पैरेलल आ रही हैं। इस पॉइंट पर जहाँ इंसिडेंस हुआ यहाँ से एक वेव फ्रंट हमें यहाँ मिलेगा, जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ AB, ग्रीन लाइन से दिखा रहे हैं। तो AB इज़ द इंसिडेंट वेव फ्रंट। इससे पीछे भी बहुत सारे वेव फ्रंट होंगे, वो सब फॉल होते हुए आ रहे हैं। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया है। उसके बाद जो वेव फ्रंट बनेगा, अगर हम इस वेव पर यहाँ बनाने की कोशिश करें तो बाकी की 2 वेव्स या ये कह लेते हैं थर्ड वेव हमें अलाउ नहीं करेगी। तो जो शुरुआत होगी वो फिर यहाँ से होगी, इस पोजीशन से होगी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के फॉर्म में, वो हम इस जगह पर ड्रॉ करेंगे CD की फॉर्म में। तो AB इज़ द इंसिडेंट वेव फ्रंट, और उसके जस्ट नेक्स्ट जो आ रहा है वो CD है। AB और CD के बीच में कोई वेव फ्रंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर फिगर को सिंपल करने के लिए आप बीच की लाइन हटा भी सकते हैं, बीच वाली रे को आप हटा देंगे तो फर्स्ट और लास्ट ये 2 वेव से भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन मिनिमम 2 रखनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे। फिगर हमने देख ही लिया है, इसको थोड़ा सिंपल वे में कैसे बनाएंगे वो यहाँ है। 2 वेव है, हम 3 नहीं ले रहे हैं, 2 वेव को इंडिकेट कर रहे हैं, वेव A एंड वेव B, जिसमें से वेव A इज इंसिडेंट एट पॉइंट A ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस XY, और ये रिफ्लेक्ट होकर फिर आगे चली गई। इसी तरह से ये वेव आगे बढ़ती है और A' पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर आगे चली जाएगी B'। तो A' B' इज द रिफ्लेक्टेड वेव्स, AB इज द इंसिडेंट वेव, and here AB is the incident wave front, A' B' is the reflected wave front। तो फिगर की सिमेट्री में जैसा बताया आपको कि ये एंगल I स्मॉल a कैपिटल A N1 इज इक्वल्स टू एंगल BA', ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं। फिगर की सिमेट्री क्या कहती है? फिगर की सिमेट्री कहती है एंगल बिटवीन 2 नॉर्मल्स इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन द रेस्पेक्टिव स्ट्रेट लाइंस। क्या है थ्योरी? अगर XY के ऊपर नॉर्मल देखेंगे तो नॉर्मल N1 है, इसी तरह से स्मॉल a कैपिटल A देखेंगे तो ये नॉर्मल है ऑन AB। जो हमारा वेव फ्रंट होता है उसके ऊपर इंसिडेंट वेव हमेशा 90 डिग्री होती है, तो स्मॉल a कैपिटल A B ये 90 डिग्री होगा, और N1 A' ये भी 90 होगा। तो ये वाला जो 90 है इसको हमने स्प्लिट कर दिया एंगल I प्लस जनरल एंगल, इसको फाई मान लेते हैं, और उसी फाई में आगे फर्दर ऐड करेंगे ये वाला एंगल जिसको हमने I दिखाया है, तो फिगर की सिमेट्री से मैचअप हो जाएगा। खैर वो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, डायरेक्टली याद रखना है that angle small a capital A N1 is equals to angle I which is equals to angle BA'। इसी तरह से एंगल B' A' N2 R आ गया है, और ये बराबर बन रहा है B' A' के। तो नाउ इन ट्रायंगल्स AB A' एंड AB' A', इन ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम, ये ट्रायंगल हैं। तो इन ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो स्पीड इंटू टाइम, यहाँ से यहाँ तक का भी स्पीड इंटू टाइम VT, स्पीड हम V मानकर चल रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है इसमें AA' को हमने कॉमन दिखाया है, BA' और AB' VT के बराबर हो गया, और एंगल AB' 90 डिग्री आ रहा है, ये वाला एंगल। तो ऐसा होने से साइड और ये एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने का मतलब है इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये वाला एंगल I और ये वाला एंगल R, दे मस्ट बी सेम। तो BA' और B'A' ये इक्वल होने चाहिए, तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R बनेगा। ठीक है,
इसी तरह से हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, और ऐसा है अगर, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर ये प्लेन सरफेस में एग्जिस्ट करने की वजह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे भी पॉज करके नोट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। फिगर की सिमेट्री ज़रूर ध्यान में रखेंगे और फिगर की थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक इसी तरह से हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी आता है प्रूव करने के लिए, तो इसकी भी बात करेंगे, बट उससे पहले इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं किस तरीके से इस फिगर को ड्रॉ किया गया है। तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए प्लेन सरफेस ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल करने जा रहे हैं। तो एक्स वाई इज़ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, नीचे का मीडियम डेंसर मानकर चल रहे हैं, ऊपर रेयरर है, स्पीड सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, यहाँ डेंसर, स्पीड वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। तो ये 3 पैरेलल वेव्स आती हैं, बेंड होती हैं टुवर्ड्स नॉर्मल। ए बी यहाँ पर इंसिडेंट वेव फ्रंट का काम करेगा, और इधर से ए डैश बी डैश, जिसको अभी फिलहाल हमने यहाँ सी डी नाम दे दिया है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। याद रहे 90 डिग्री पर बनाना है, तो ये डिस्टेंस कम रहेगी जबकि ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी। रीज़न बिंग यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो गिवन टाइम में स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा, यहाँ स्पीड कम है तो गिवन टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम। तो नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करते हैं और ये एंगल आई दिखाते हैं, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आएगा आगे, ये वाला आर है। अच्छा, फिगर की सिमेट्री से अगर ये एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है, तो ये वाला एंगल भी हमारा आई बनता है, तो उसी को यहाँ पर शो किया गया है। इसी तरह से ये एंगल हमारा आर है, तो फिगर की सिमेट्री में ये एंगल भी आर आ जाएगा पहली वाली प्रॉपर्टी के बेसिस पर। तो एंगल आर है तो इसको भी हमने आर बोल दिया है। और इसी तरह से बीच वाली वेव हम इसको जनरली हटा देते हैं, फिगर में कंसीडर नहीं करते हैं। तो देखते हैं ये किस तरीके से एक्सप्रेशन बनता है। तो कॉन्सेप्ट है देयर इज़ अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई ऑन विच ए बी इज़ द इंसिडेंट wave front and a dash b dash is the refracting wave front with I and R as angle of incidence and angle of refraction। ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ C और V ना करके हमने इसको V1 और V2 स्पीड कंसिडर कर लिया है। ये पहले की तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये B वेव, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ से यहाँ तक V1t है, ये वाली डिस्टेंस V2t होगी। ऑब्वियसली V2 इज़ लेसर बिकॉज ऑफ डेंसर मीडियम। तो एंगल इज़ अगेन सेम पहले की तरह, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे सेम आ ही रहे हैं। फिगर की सिमेट्री से था कि एंगल स्मॉल ए कैपिटल ए N1 इज़ आई विच इज़ इक्वल्स टू बी ए डैश, वही हमने यहाँ लिखा है। ऐसी एंगल बी डैश ए डैश N2 इज इक्वल्स टू आर एंड इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश एंड ए, दिस इज एंगल आर। अब अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो ए बी ए डैश ट्राइंगल में साइन आई अगर लेते हैं तो साइन आई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज दिस V1t, हाइपोटेन्यूज इज ए डैश। तो बी ए डैश जिसको हमने V1t कहा ए डैश के बराबर आ गया। इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे ए बी डैश ए डैश, तो इसमें साइन आर आ जाएगा परपेंडिकुलर V2 अपॉन ए डैश। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस का रेशो करेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ पर सब कैंसिल हो जाने के बाद V1 V2 बचेगा, और V1 बाय V2 को तो आप जानते हैं ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2 साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर आ जाता है, इट मीन्स दिस इज स्नेल्स लॉ। एंड अगेन अगर ये स्नेल्स लॉ बना है तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल्स अगेन लाइज ऑन सेम प्लेन एंड हेंस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑल्सो वेरीफाइड। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ है। उसके बाद एक छोटा सा रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो फिगर आपको कहता है एयर से ग्लास में लाइट रे बेंड हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल, रेयरर मीडियम में स्पीड को हम c बता रहे हैं, वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी न्यू। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लगाते हैं एयर के लिए तो c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ग्लास के लिए लगाते हैं तो स्पीड चेंज हो जाती है v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा डैश, न्यू विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, वेवलेंथ चेंजेस, और दोनों इक्वेशंस का रेशो करेंगे तो c अपॉन v, न्यू कैंसिल हो जाने के बाद लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश बनेगा इक्वल्स टू म्यू, और क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लैम्डा डैश इज लेसर एंड लैम्डा इज ग्रेटर। तो वेवलेंथ रिड्यूसेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर एंड वाइस वर्सा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड स्फेरिकल मिरर।
towards a plane wavefront. तो देखते हैं बिहेवियर ऑफ प्लेन वेवफ्रंट इन ए कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस एंड प्रिज्म. मिरर, लेंस और प्रिज्म में किस तरीके से बिहेवियर होता है प्लेन वेवफ्रंट के रिस्पेक्ट में. ये हमारे पास एक कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉन्केव मिरर है. इसके ऊपर अगर हम डालते हैं प्लेन वेव, तो प्लेन रेज डाल रहे हैं तो ये कन्वर्ज हो जाती है, ऐसा हम सब जानते हैं. इसके ऊपर अगर वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, ए बी इज़ द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वर्टिकल वाला ये भी हमारा इंसिडेंट ही है. और उसके बाद ये स्फेरिकल में आप देख रहे हैं इंसिडेंट तक में ये पैरेलल चल रहा है और रिफ्लेक्टेड में ये कर्व हो जा रहा है, स्फेरिकल हो जा रहा है, इवन कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट ये बन जाता है. इसी तरह से कॉन्वेक्स में डाइवर्जिंग रेज मिलती हैं टकराने के बाद बाहर की तरफ. तो अगर प्लेन वेव फ्रंट हमने डाला है इसमें, तो ये प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, यहाँ भी ये, और उसके बाद ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है. तो ये हमारे स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट में, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट में आ जाता है. ठीक है, वेव का बिहेवियर रे के बिहेवियर से ही मैच करवाते हुए, लेकिन वेव फ्रंट के फॉर्म में. अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो हम जानते हैं कन्वर्जिंग रेज मिलती हैं अपोजिट साइड में. तो प्लेन वेव फ्रंट अगर होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट में. कॉन्केव लेंस होगा तो डाइवर्जिंग रेज मिलती हैं, तो प्लेन वेव फ्रंट में प्लेन वेव फ्रंट कन्वर्ट हो जाएगा स्फेरिकल डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट में. ठीक है, डॉटेड मतलब वर्चुअल और सॉलिड मतलब रियल, जिसका ध्यान रखेंगे. तो ये बिहेवियर है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लेंगे. फिर बढ़ाते हैं इसको आगे. ये भी इसमें इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सी डी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को इंडिकेट कर रहा है. प्रिज्म का बिहेवियर आपने देखा है, पैरेलल रेज कुछ इस तरीके से जाती हैं. इसमें अगर आपने वेव फ्रंट ड्रॉ किया है तो ये वेव फ्रंट को, प्लेन वेव फ्रंट को प्लेन ही रखता है, बस इसे डेविएट कर देता है. यहाँ पर शेप में चेंज नहीं आएगा, बट डेविएशन जरूर होगा. जैसा प्रिज्म में आप जानते हैं प्लेन वेव फ्रंट डेविएट होकर दूसरी डायरेक्शन से जाएगा. ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज का, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहीं से हमें इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट मिलेगा. तो देखते हैं क्या है कोहेरेंट सोर्सेज. हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर दोज सोर्सेज ऑफ लाइट which emit light waves of same wavelength, same frequency and same phase. This is very important. सेम फेज, कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी हो सकता है अगर सेम फेज नहीं है. फेज में डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे वो जीरो हो यानी कि सेम फेज, या फिर अगर कुछ वैल्यू आ रही है तो सेम रहनी चाहिए, यानी कि आइडेंटिकल, प्योरली आइडेंटिकल वेव्स इन टर्म्स ऑफ इट्स इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. अगर ऐसी वेव जनरेट होती हैं किसी सोर्स से तो उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स. तो कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टू मेथड्स. डिपेंडेंट सोर्सेज होने चाहिए. तो पहला है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम आगे पढ़ेंगे. एक फ्रेशनल बाई प्रिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, लॉयड मिरर का केस ले सकते हैं आप. और दूसरा है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, या पार्शियल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के थ्रू भी किया जा सकता है. ये हमारे मेथड है कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस करने के. तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, आप इसे फिलहाल पॉज करके नोट कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट आता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का. तो क्या है एक बार देख लेते हैं. सपोज ये हमारे पास वेव है, वेव E1 कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड E1 है इसका. ऐसी एक और दूसरी वेव, ये बिल्कुल आइडेंटिकल फेज में चल रही हैं, सेम फेज कह सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड E2 है. दोनों जब सुपर इम्पोज होती हैं तो ये रिजल्टेंट वेव बन जाती है E1 प्लस E2. दिस इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्टेंट वेव. इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. यहाँ E1 और E2 ऐड करके रिजल्टेंट मिला है E1 प्लस E2. ये हमारा इंटरफेरेंस है वेव्स का, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इसी तरह से अगर वेव्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट फेज में आती हैं तो यहाँ सब्ट्रैक्शन से रिजल्टेंट वेव मिलती है E1 माइनस E2, और इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो यहाँ पर रेड इज फर्स्ट वेव, एम्पलीट्यूड E1, सेकेंड वेव इज दिस कलर, देन थर्ड इज रिजल्टेंट वेव, और ये रेफरेंस लाइन के बारे में बताया गया है. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के बारे में. बाकी हम जो इसमें देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास से देखेंगे बहुत डिटेल में, किस तरीके से इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट आता है. वो सारी बातें हम करेंगे अगली क्लास में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.